इशफाक साहब मौजूद है। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया, आज वो 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं, वो फैसला बरकरार रहेगा या सेटिस्फाई हो? हमारी उम्मीद ये थी कि अदालत जो है वो क्रिमिनल रिविजन जो है टाइमली हेयर करके उसको डिसाइड कर देगी। यहाँ पे भी बात ना रुकी तो ऑब्वियसली हम इस हाईकोर्ट में भी जो है वो चैलेंज करेंगे। तो आप यूट्यूबर्स के भी वकील हैं, तो ये यूट्यूबर्स के ये जो टिकटॉकर्स हैं इनमें मेजॉरिटी लोगों को इफेक्टिव सर्विस जो है वो नहीं की। जिन लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी हुई है उसको भी कोर्ट में हाईलाइट किया जाएगा। इकरा कवल का आपने जवाब जमा करवाया अदालत, उसके बावजूद जो FIR क्यों की? एक ऐसी खातून जो कि प्रेग्नेंट है, बहुत ज़्यादा जल्दी है इनको। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मेरे साथ इस वक्त फलक जवेद के वकील अली इशफाक साहब मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया और जब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को अपने नेक्स्ट डे उस फैसले को चैलेंज किया तो उस दिन जो है वो मैडम साहिबा मौजूद नहीं थी, छुट्टी पर थी। आज वो 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि वो फैसला बरकरार रहेगा या सेटिस्फाई हो जाएगा? आई थिंक 5 दिन का रिमांड था, 5 डेज़ का रिमांड था। 5 डेज़ के रिमांड के हमने राइट अवे नेक्स्ट डे जो है वो चैलेंज कर दिया था और हमने सैटरडे के लिए नोटिस करवाया। हमारी उम्मीद ये थी कि अदालत जो है वो क्रिमिनल रिविजन जो है उसको टाइमली हेयर करके उसको डिसाइड कर देगी और यही इस तरह के केसेस में कानून की मंशा है और यही कानून की मर्जी है। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि हमारे जुडिशल सिस्टम में ये जो ग्रे एरियाज़ हैं ये हमेशा से अनफॉर्चुनेटली मौजूद रहे हैं। बट एनी हाउ वी आर स्टिल वेरी होपफुल कि आज हम इंशाल्लाह अदालत में अपना केस प्लीड करेंगे और यहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा। और अगर यहाँ पे भी बात ना रुकी तो ऑब्वियसली हम इसको इंशाल्लाह हाईकोर्ट में भी जो है वो चैलेंज करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने सनम जावेद खान के केस में एंटी टेररिज्म कोर्ट गुजरांवाला का फैसला जो है वो चैलेंज किया, जो कि बाद साहब ने देखा कि हमने नीचे ATC कोर्ट से केस ऑफ डिस्चार्ज जो है वो प्लीड किया था, जो उन्होंने डिसमिस किया और बाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने उसको एक लैंडमार्क के केस के तौर पर जो है वो अप्रूव भी किया और बाद में रिपोर्ट भी किया। सर ये बताइएगा कि दूसरी तरफ जो है वो आप यूट्यूबर्स के भी वकील हैं, रजब भट्ट वगैरह के, ये केस किस तरह तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि 3 नोटिस जमा करवाए और उसके बाद जो FIR जो है वो करवा दी गई। इससे पहले जो है पहला और दूसरा नोटिस जो है वो जो अक्सर लोग यूट्यूबर्स हैं वो कह रहे हैं हमें 2 नोटिस तो वसूल ही नहीं थे हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेजॉरिटी लोगों को जो ये यूट्यूबर्स के या ये जो टिकटॉकर्स हैं इनके जो केसेस हैं इनमें मेजॉरिटी लोगों को इफेक्टिव सर्विस जो है वो नहीं की। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो सर्विस करवाने का एक नया तरीका जो है वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अडेप्ट किया है। आई थिंक ये बड़ा अनरीजनेबल किस्म का तरीक़ेकार है। बट नेवरदलेस जिन लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी हुई है और जो कि इसमें प्रोसीजरल लैप्सेस हैं उसको भी कोर्ट में हाईलाइट किया जाएगा और अब आहिस्ता आहिस्ता उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उस पर एक अप्रोप्रिएट टाइम पे एक अच्छी लीगल स्ट्रैटेजी के साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और उनका भी केस आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से अदालतों के सामने लेके आएंगे। इसमें हमने बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो सर्च की है। इसमें अवामुन नास को एट एन अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो हम ये जितना NCCI ने ये अपना एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है, वी वुड लाइक देम टू कम टू द कोर्ट एंड देन प्लीड देयर मॉरल एज वेल एज लीगल केस। और उसी के आप काउंटर आर्गूमेंट देखेंगे कि हमने बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी के साथ बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव जो है वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल रिसर्च करके जो है वो अपने आर्गूमेंट्स को बिल्डअप किया है, उसकी नोशंस को सेटअप किया है, जो कि दोनों ही जो हैं वो आप जिस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीडिंग जो है वो चला रहे हैं आप देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से हम ऑनरेबल तरीके से इसका सामना करना। ये केस तो बड़ा वाज़ह सामने आ रहा है कि जब इकरा कवल का आपने जवाब जमा करवाया अदालत में, उसमें रीज़न लिखी, उसके बावजूद जो FIR क्यों की गई? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं जो एक वक्त में इनमें जो मॉरल एथिक्स थी वो हमें अच्छी नज़र आती थी कि जब किसी के घर में रेड भी किया जाता था पुराने ज़मानों में तो बाहर खड़े होकर पहले लाउड स्पीकर पे अनाउंस किया जाता था कि हम आपकी चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल नहीं करना चाहते, हमने आपके घरों को 4 तरफ से घेर लिया है, आप अपने आप को लॉ के सामने सरेंडर कर दें। तो एक प्रोसीजरल सेंस में एक एथिक्स थी। एक ऐसी खातून जो कि प्रेग्नेंट हैं और जिन्होंने अभी एक बच्चे की पैदाइश जो है वो उनके हाँ हुई है और इस्लाम में आपने देखा कि 40 दिन का एक कॉन्सेप्ट है और फिर आपने देखा कि एक औरत जो है लॉज में भी उनको बड़ा रिलीफ दिया जाता है, ऑफ कोर्स दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ को बाईपास कर दिया गया वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिन्होंने अपनी जो मॉरल एथिक्स हैं वो उनको बाईपास करते हुए साइड पे रखा और बहुत ज़्यादा जल्दी है इनको इन केसेस में इस तरह के एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में भी FIR रजिस्टर करने की। ये भी मुद्दा अदालत के सामने इंशाल्लाह आप आएगा तो देखेंगे कि नदीम नानीवाला, रजब भट्ट और जो दीगर यूट्यूबर्स हैं, आप तकरीबन सारों के वकील हैं, उनके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है? क्या आप उनको बुलाएंगे, सामने तफ्तीश करवाएंगे, पूरी जमानत के लिए वो आएंगे?
ये उनकी हद तक जो स्ट्रैटेजी है मैं पब्लिकली अनफोल्ड तो नहीं करूंगा, लेकिन ये बता दूंगा कि एट एन अप्रोप्रिएट टाइम वो बिल्कुल लॉ के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने के बाद जो है वो हमेशा की तरह, जिस तरह इन्होंने माजी में भी इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुए हैं और बड़े ऑनरेबल तरीके से उसको फेस किया है, फेस करने के बाद जो है वो आपने देखा कि बाइज्जत तौर पर या मुकदमे इनके खारिज हो गए हैं या ये बेगुनाह हो गए हैं या ये बरी हो चुके हैं उन मुकदमों में। तो ये भी जो आने वाले मुकदमे हैं आप इंशाल्लाह इस चीज़ को रिकॉर्ड पर रख लें, इनकी फेट भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगी। सर 40 डेज़ के अंदर अंदर ये इश्तिहारी की कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद वारंट, गिरफ्तारी, नाकाबिले, फिर दायमी वारंट तक बात चले जाएगी। उनके पेश हुए वगैरह आपको किस तरह आप इनको हैंडल करेंगे? देखें, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी शख्स ने जब लॉ के प्रोसेस को ज्वाइन करना होता है तो उसका पहला प्री रिक्विजिट यही है कि वो अपने आप को लॉ के सामने सरेंडर करता है। तो ये जो सारी कार्रवाइयाँ आप बता रहे हैं, इसके पैरामीटर्स भी लॉ में बड़े स्ट्रॉन्ग दिए हुए हैं और जब ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी उसको हम उसकी स्टेज वाइज जो हैं वो जो उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं उसको उसी पॉइंट इन टाइम पे एड्रेस करेंगे और उसी तरह रिस्पॉन्ड करके हम इसको आगे लेके चलेंगे। सर ये नहीं आपको लगता कि इस केस को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है? उन लोगों के तमाम के नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में दायर कर दिए हैं, जो भी जाने की कोशिश कर रहा है मुल्क से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ डकी भाई का जो दोस्त था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी बैरून मुल्क जा रहा था। तो आपको नहीं लगता कि इस केस को स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है? और इस केस में आपको ये भी एक सवाल ऐड कर लें कि क्या वो जब आएंगे कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा कि आप कोई यहाँ पर जैसे हमारे पहले भी सियासी केसेस में जो है वो प्रोटेक्शन बेल वगैरह मिल जाती है, कि इस तरह का कोई सीन होगा या हो सकता है? ऐसा नहीं होता कि कोई क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी अपना काम करना जानता हो तो स्ट्रेट अवे वो लॉ इन्फोर्समेंट के पास जो है वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कहे जाएं और इनको अरेस्ट करवा दे। ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जो प्रोटेक्टिव बेल्स के कानून हैं या जो प्री अरेस्ट बेल के कानून हैं उसके पैरामीटर्स बड़े सेटअप हैं। इस तरह की जितनी एप्रीहेंशंस एग्जिस्ट करती हैं रिकॉर्ड पे, उसको सिक्योर किए बगैर, सेफ गार्ड किए बगैर जो है वो किसी भी हमारे जो क्लाइंट हैं, जब हम अपनी हिकमत अमली जो है उसको हतमी तौर पर तरतीब दे लेंगे और जब हम मुनासिब समझेंगे कि कानून की मंशा के मुताबिक हमने इसको प्रोसीड करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको प्रोसीड कर लेंगे। यानी कि ऐसा ये जो तासुर दिया जा रहा है कि वो जैसे ही आएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो। जब आएंगे, मैंने तो पहले भी कहा है कि ये NCCI का राइट है, अगर वो किसी शख्स को समझती है कि उसके पास एक मटीरियल अवेलेबल बेसिस हैं किसी को अरेस्ट करने की तो वो कर लें, और अगर पाकिस्तान से बाहर जाके करना है तो और वो समझते हैं कि उनके पास ये लीगल राइट मौजूद है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्सपेंस जो हैं, इतने पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं कि वो खर्च करके ये जो बहुत बड़े, जिनको बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़े जैसे कोई आलमी दहशतगर्द हैं, इनको लेके आना है किसी जुरिस्डिक्शन से तो ले आएँ। और मैंने पहले भी कहा है, जब ले आएंगे तो आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, मुझे बताइएगा कि ये ले आए हैं और फिर उसके मुताबिक अगर ये इनको इस तरह ला के ह्यूमिलेट कर जाएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। चीज़ें, बड़ी चीज़ें वाज़ेह सामने नज़र आ रही हैं। डकी भाई को जब गिरफ्तार किया गया तो 22 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, आज 2 माह होने लगे, उनकी बेल नहीं हो रही। तो आपको नहीं लगता कि ये वाकई स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है? वाकई जो आप सोच रहे हैं ऐसा हो भी सकता है कि उनको लेके आए इंटरपोल के जरिए रजब भट्ट को वगैरह को? देखें, लिटिगेशन की जो पार्टीज़ हैं उनका राइट होता है कि वो अपने केस को जैसे प्लीड करना चाहें, चाहे अवामी सतह पर उसका नैरेटिव सेटअप करना चाहें या कोर्ट के सामने या अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जो स्पेशल डोमेन है, पावर्स हैं, उसमें वो अपनी पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मसल्स को जिस तरीके से एक्सरसाइज करना चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने कर लिया, इस केस को स्पेशल ट्रीट किया, बड़ी सी बात है। इस तरह के बाकी केसों को भी जो है वो स्पेशल ट्रीट करें। लॉ का प्रिंसिपल बड़ा कार्डिनल फंडामेंटल सेटअप है, नो वन इज़ अबव द लॉ एंड नो वन शुड बी ट्रीटेड बिलो द लॉ। तो ये जिन लोगों को बिलो द लॉ ट्रीट कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, वी आर ओके विद दैट, कोई मसला नहीं है, कर लें। मेरे तो वो क्लाइंट नहीं है जिन्होंने आपको रेफ़र किया। जब मेरे क्लाइंट्स पे ऐसी बात आएगी तो आप देखेंगे कि फिर उनको किस तरीके से इफेक्टिवली कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट भी किया जाएगा। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ ऐसा नहीं होगा जिस तरह के जो केस आपने रेफ़र किया उस केस में जो कुछ हुआ है, इन केसेस में इंशाल्लाह बारिक तआला आप देखेंगे। बता दें कौन कौन से क्लाइंट हैं आप? मैं पब्लिकली अपने क्लाइंट्स की लिस्ट नहीं दे सकता, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो आपने रेफ़र किए हैं वो भी मेरी क्लाइंटल लिस्ट में हैं। जैसे नदीम नानीवाला, रजब भट्ट, इकरा कंवल, इसके अलावा कुछ बता दें? इसके अलावा भी चंद एक हैं जिनको मैं इस वक्त जो है वो क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज को पब्लिकली जो है वो बाईपास नहीं कर सकता, वॉयलेट नहीं कर सकता फॉर अ मीडिया इंटरव्यू। हाउएवर जो आपने नाम लिए हैं, जो पब्लिकली रिपोर्ट हो चुके हुए हैं, चूँकि वो पब्लिक डोमेन में आ चुके हुए हैं, तो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता।